ठीक होने के बाद बच्चों को अब एक और घातक बीमारी घेर रही है। इस बीमारी का समय पर इलाज हो जाए तो ठीक है, वरना यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। इस बीमारी का नाम है मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम। इस बीमारी का बच्चों में कैसे पता करें, क्या इसके उपाय हैं? आइए जानते हैं इसके उपचार के बारे में। MIS-C सिंड्रोम के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। यह अगर पहले तो हम MIS-C सिंड्रोम क्या है ये जानेंगे। मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट सिंड्रोम, इसको और एक नाम दिया गया है PIMS करके, पेडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम करके। बाहर के देशों में इसको PIMS-TS बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको MIS बोला जाता है। MIS-C बोलते हैं हम, C फॉर चिल्ड्रन, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट सिंड्रोम। मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट क्योंकि ये पर्टिकुलर बीमारी में शरीर की बहुत सारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स है वो बहुत सारी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको MIS-C नाम दिया गया है। देखो, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट सिंड्रोम में एक बात याद रखना पड़ेगा कि पेशेंट जब तुम्हारे पास पहले दफ़ा पहुंचता है तो जनरली वो पहुंचता है बुखार लेके, और बुखार कम से कम 3 दिन के ड्यूरेशन का होना चाहिए। 3 दिन से फीवर है, काफ़ी हाई ग्रेड फीवर है, जो कि पैरासीटामॉल या जो भी बुखार की दवाइयों को बुखार कम तो हो जाता है बट पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है। तब इस सिचुएशन में जो अभी चल रहा है, जो अभी हम सोच रहे हैं, उस सिचुएशन में कोई भी बच्चा आपके पास ऐसा लेके आता है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाए, ताकि हम किस डायरेक्शन में जा रहे, किस दिशा में जा रहे यह जान सके। क्या हम वो सादा वायरल इन्फेक्शन है या हम कुछ और इन्फेक्शन देखना चाहते हैं, यह हम टेस्ट करके क्लियर कर सकते हैं, या हमको क्या यह केस MIS-C की तरफ जा रहा है क्या, ये जान सकते हैं। MIS-C यह इन्फेक्शन कोरोना हो, किसी बच्चे को कोरोना हो गया हो या वो किसी बड़े के कोरोना पेशेंट के संक्रमण में साथ में उससे संक्रमण हुआ हो, उसके कुछ हफ्तों बाद प्रेजेंट करता है। तो जनरली यह फैलता नहीं है, परंतु कभी कभी MIS-C रिसेंट इन्फेक्शन में भी पाया गया है, यानी बच्चे को अभी कोरोना हो गया और वही कोरोना MIS-C जैसा प्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है उस कंडीशन में वो फैल सकता है, परंतु यह जानने के लिए हमें उसका RT-PCR और सीरोलॉजी मीन्स यह एक ब्लड टेस्ट है जो हमें बताता है कि हमारे शरीर में अगर उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं तो यह पुराना इन्फेक्शन है, कुछ महीनों पहले का, कुछ हफ्तों पहले का इन्फेक्शन है, जो कि फैलने वाला नहीं। उपचार संदर्भ में की बात करें तो हमको इसको कैटेगराइज करना पड़ता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 में आपको अतिशय माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, अतिशय सामान्य सिम्टम्स होते हैं, जिसको आपको सिम्टमेटिकली मैनेज करना होता है, यानी जो चीज़ सामने आई उसको मैनेज करना होता है। और उसके जो मार्कर्स होते हैं, जो ब्लड मार्कर्स होते हैं, जो हमें बताते हैं कि बीमारी किस तरफ जा रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, नहीं हो रही है, पेशेंट को रिस्पांस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यह जानकर हम पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैटेगरी 2 में भी हमने पाया है कि बहुतांश लोगों को ट्रीटमेंट देने की सिम्टमेटिक मैनेजमेंट ही लगती है। कैटेगरी 3 में हमने पाया है कि कुछ लोगों के बुखार कम ही नहीं होते, हैं और उनको कभी कभी एक कावासाकी डिसीज़ नाम की बीमारी होती है बच्चों में। जनरली यह बीमारी 4-5 साल के अंदर के बच्चों में पाई जाती है, जिसमें बॉडी पे रैशेस आते हैं, लिप्स ओठों को क्रैक्स आते हैं, ज़बान पर एक प्रकार का लेयर आता है जिसको हम स्ट्रॉबेरी टंग बोलते हैं। तो ये कावासाकी डिसीज़ लाइक प्रेजेंटेशन, यानी वह पेशेंट कावासाकी डिसीज़ लाइक प्रेजेंट करता है, और ऐसे पेशेंट में बुखार नहीं उतरता है, तो फिर ऐसे पेशेंट को हमें उसको हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट देना होता है। अब हॉस्पिटलाइज करके हमें ट्रीटमेंट देते वक्त हम उसके पहले मार्कर्स करते हैं, फिर हम उसके जो मार्कर्स अगर हमें बताते हैं कि कौन से मार्कर्स कितने बढ़े हुए, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। और
अगर यह कावासाकी डिसीज़ लाइक प्रेजेंटेशन में हमें ये दिखा कि हम उसके जो रूटीन टेस्ट है जैसे CBC, CRP, ESR, ये रूटीन फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं। फिर इसमें हम सब देखते हैं कि CRP अगर काफ़ी बड़ा हुआ है तो हम उसके सेकेंड लाइन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे कि PT, PTTK, LDH, D डाइमर, और इवन फिर हम उसका हार्ट का इको करते हैं, यह देखने के लिए कि ये इन्फेक्शन हार्ट तक पहुंचा है कि नहीं। फिर इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इसमें मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है एक मिथिल प्रेडनिसोलन नाम का दवाई आता है जो पेशेंट को दिया जाता है। और मिथिल एक्चुअली प्राइमरी ट्रीटमेंट तो गैमा ग्लोबुलिन नाम का है, IVIG बोलते हैं, IVIG नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। पर IVIG नाम का इंजेक्शन यह हमको 2 ग्राम पर kg के हिसाब से दिया जाता है, और 5 ग्राम इंजेक्शन की कीमत अराउंड 15 से 16 हज़ार रुपये होती है। यानी जितना kg का बच्चू है, अगर मानो 20 kg का बच्चू है तो उसको हमको 40 ग्राम IVIG देना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट अराउंड 64,000 रुपीज़ के आसपास आएगा। यह हमें 24 से 48 घंटे तक उसको सलाइन के थ्रू दिया जाता है, और साथ में उसको एक मिथिल प्रेडनिसोलन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। और उसके बाद फिर हम उसका रिस्पांस देखते हैं। बहुतांश पेशेंट ये ट्रीटमेंट लाइन को काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक कैटेगरी 4 में पेशेंट प्रेजेंट करता है विथ वेरियस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट प्लस शॉक, पेशेंट शॉक में आता है, तो उसको आपको एक प्रकार का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच देना पड़ता है, यानी हर सिस्टम को मैनेज करते रहना पड़ता है। साथ साथ में आपका जो IVIG और मिथिल प्रेडनिसोलन नाम के इंजेक्शन है वो भी चलाना पड़ता है। इवन साथ में हमको कुछ एंटीमाइक्रोबियल्स यानी एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है टू सस्की भाई कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं है यह उस ट्रीटमेंट देने के लिए, तो हम एंटीमाइक्रोबियल्स भी चलाते हैं। का फीवर 3 दिन के ऊपर हो गया है, हाई ग्रेड फीवर है, इसके साथ में आपके बॉडी के ऊपर कोई रैश आई है, रैश यानी कोई दाने आते जैसे गोवर में दिखते, और कोई इन्फेक्शंस में हमें वायरल इन्फेक्शंस में दाने दिखते, आपके आइज़ में लाल लाल पना दिखता है, बाकी भी पेट के कोई सिम्टम्स है जैसे कि उल्टी, लूज मोशंस, पेट में दर्द, सर दर्द, तो ऐसे वक्त आप डॉक्टर के पास पहुंचिए, उन्हें ये स्पेसिफिकली बताइए कि डॉक्टर साहब फीवर 104, 103 के रेंज में रहता है। सो डॉक्टर उस प्रकार आपके इन्वेस्टिगेशंस जो बहुत ही प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो करके रूल आउट कर सकते हैं कि ये MISC की तरफ जा रहा है क्या। और उसके बाद अगर डॉक्टर ने जब बोला तब आपको फॉलोअप के लिए जाना है, ताकि आप भी इस चीज़ों से आहत रहे कि भाई हमारा बच्चा ठीक होने की तरफ जा रहा है कि पेशेंट की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही, ताकि और सामने के इन्वेस्टिगेशंस करके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस करा के ही एक तो बच्चों का एग्जामिनेशन, चेकअप, अच्छे से क्लिनिकल चेकअप, अच्छे से हिस्ट्री लेना है, अच्छे से चेकअप करना है, और उसके बाद हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके जानना है कि हम MISC की तरफ जा रहे हैं क्या। और अगर ज़रूरत पड़ी तो यह जानना है कि उनके घर में किसी बड़े व्यक्ति को यह 2-3 महीने में कोरोना हुआ था क्या, जिनके संपर्क में यह छोटा बच्चा आया था। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।